नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस शो में जिसको आप जानते हैं प्रतिशोध के नाम से और न्यू जनरेशन एयर डोमिनेंस F-47। क्या है ये? किन मायनों में अमेरिका कह रहा है कि फिर जब ये आ जाएगा आसमान में हमसे हमारे आगे पीछे दाएं बाएं कोई दिखेगा नहीं। भाई साहब, बहुत खतरनाक चीज बताई जा रही है। ये क्या वाकई वैसा है या एग्जेजरेट करके बताया जा रहा है? तब तक इसका काउंटर भी तैयार हो जाएगा क्योंकि इसको आने में अभी वक्त लगेगा। लेकिन क्या है ये F-47? उस तरफ आपको ले चलूंगा, लेकिन इस खबर से शुरुआत करता हूं। पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर सरकार पर भारी। मुनीर का पाकिस्तान विदेश नीति से में बड़ा दखल। शरीफ ने मुनीर को कूटनीतिक अधिकार सौंपे। विदेश दौरों में शरीफ के साथ मुनीर की मौजूदगी। अमेरिका दौरे पर शहबाज के साथ मौजूद था मुनीर। ट्रंप ने तो शहबाज के साथ मुनीर को भी ग्रेट लीडर कहा। वहां जब एक डेमोक्रेटिकली सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सेटअप से चुना हुआ एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, वहां उसको प्रेस करने के बजाय फील्ड मार्शल, हालांकि वो भी सो कॉल्ड ही है, उसको प्रेस किया जाना, ये ट्रंप की तरफ से कैसा है? और पाकिस्तान की तरफ से मुनीर के साथ स्टेपल होकर शहबाज का जाना, ये कैसा है? ये असल में तो पाकिस्तान में क्या चल रहा है सब जानते हैं, लेकिन इस तरह की बेशर्मी कि आतंकवादियों को मारा जाए तो वर्दी में आर्मी के लोग उसके जनाजे में पहुंच जाएं। इधर जब असल में किसी एक ऐसे व्यक्ति को जाना चाहिए ट्रंप के साथ मुलाकात के लिए जो डेमोक्रेटिक तरीके से चुन कर आया हुआ हो, वहां मुनीर लीड कर रहे हैं और शहबाज पीछे पीछे। ये क्या दिखा रहा है? ऐसी बेशर्मी क्यों? जनरल सिन्हा मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ में कमोडोर बहल भी जुड़ रहे हैं। कमोडोर बहल ने कहा कि आपके फाइटर्स जब यहाँ पे मेरे को इसमें बैकड्रॉप में उड़ते हुए दिखते हैं तो लगता है एक बार फिर से जाकर कॉकपिट में बैठ जाऊं। उस पर मैं बाद में आऊंगा। सर, ये पाकिस्तान में चल क्या रहा है? देखिए, पाकिस्तान में क्या चल रहा है मेरे समझ से भी बाहर अब हो और तो ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? अरे भाई, उस आदमी से बात करो। अगर तुम कहते हो तुम डेमोक्रेटी के झंडा लेकर चलने वाले हो तो डेमोक्रेसी वाले से बात करो ना। देखिए, डेमोक्रेसी को यदि अब्यूज़ करना हो तो पाकिस्तान का नाम लेना पड़ेगा कि पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी नहीं है और बहुत सदी से है। फॉरेन पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी डिसाइडेड बाय देयर आर्मी। डीप स्टेट उसको कहते थे, वो इदारे कहते हैं, हिंदी में वो लोग इदारे कहते हैं, वो डिसाइड करते हैं। अभी से नहीं, बहुत पहले से ही है। अब जो है कि खास करके ट्रंप की जब आई है, ट्रंप ने इसको टोटल एक्सपोज कर दिया है और उनको कोई शर्म नहीं। जब ये बताते हैं कि भाई मुनीर आ जाओ, तो बस आवाज़ रही, इस बार तो चले गए क्योंकि यूएन जैसी कमेटी थी। अदरवाइज फिर उसको बुलाते कि फिर आ जाइए, फिर बात करेंगे, क्योंकि जो चीज़ चाहते हैं हाँ पे हाँ भर दिया जाए, कर पाए ना कर पाए। तो मैं तो सर पाकिस्तान की आवाम से कह रहा हूँ कि जमहूरियत 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 का जो चूरन आपको खिलाया जाता है, इसमें आपको जमहूरियत बना दिया, आपको जमूरे बना दिए गए हैं और आपका तमाशा बनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। आप किसी को वोट देते हैं, आप सोचते हैं कि आपका रिप्रेजेंटेटिव नो, आपको वहां की फौज जैसे कठपुतली की तरह इस्तेमाल करना चाहेगी, करेगी, क्योंकि आपके लीडर उनके हाथ की बड़ी कठपुतली हैं। और ऐसे हालात में क्या आवाम को अब सोचना नहीं चाहिए कि वो अपने भविष्य का निर्धारण खुद करे, अपना मुस्तकबिल खुद तय करे? इन लोगों के हाथों कब तक हाके जाएंगे आप? मैं गलत कह रहा हूं सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो वर्दी है, ये ही दहशतगर्दी है। ये स्टेटमेंट वहाँ पे बहुत कॉमन है, हर जगह पे इस्तेमाल किया जाता है और पॉलिटिशियन के लिए भी ये इस्तेमाल है। इतनी दहशतगर्दी है कि बेचारे पैड लेके पहुंच जाते हैं मुनीर के पास। सर बताइए, आज का मेरा एजेंडा क्या है, मुझे क्या करना है? उनकी फॉरेन पॉलिसी को ये डिटरमिन करते हैं मुनीर, और जब बाहर जाते हैं तो सबको पता है सेंटर ऑफ पावर कहाँ है। सर, आप तो डिप्लोमेसी में भी रह चुके हैं। बिल्कुल। ये बताइए कि जब मुलाकातें होती हैं, एक राष्ट्राध्यक्ष की जो डेमोक्रेटिक तरीके से चुना हुआ राष्ट्राध्यक्ष है, वो किससे मिलता है? वो फौजी से मिलता है या डेमोक्रेसी में दूसरी जगह से चुनकर आए हुए अपने काउंटर पार्ट से मिलता है? वो कभी भी फौजी से नहीं मिलता अनलेस उसको कोई अवार्ड या कोई ऐसी रिकग्निशन देना चाहता हो जो पहले कभी नहीं दी गई है, किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए उसने देश के लिए कुछ किया हो, उनके देश के लिए। लेकिन कभी भी आप इलेक्टेड ऑफिशियल्स के सामने एक मिलिट्री लीडर को कभी भी इनवाइट नहीं करते, उनके साथ भी इनवाइट नहीं करते। ट्रंप ने तो सारी मर्यादाओं को हद से नीचे गिर चुके हैं वो। यहां पर ये देख लीजिए आप किस तरीके से कि ये मुखौटा शहबाज शरीफ का लेकर घूमते हैं, केवल ये बताने के लिए कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, और उसको एंटरटेन भी किया जाता है उसकी तरफ से, जो कहता है कि हम तो डेमोक्रेसी के सबसे बड़े रखवाले हैं पूरी दुनिया में। और अगली खबर ये कि भारत ग्रीस के युद्धाभ्यास से तुर्की में टेंशन, भूमध्य सागर में नेवी का संयुक्त अभ्यास। नौसेनाओं ने पनडुब्बी रोधी अभ्यास किया। इस ड्रिल से पाकिस्तान का दोस्त टर्की टेंशन में आ गया है। टर्की की अपने पड़ोसी देश ग्रीस के साथ पुरानी दुश्मनी है। दोनों देश कई बार आमने सामने भी आ चुके हैं और आप जानते हैं कि साइप्रस को लेकर भी एक बड़ी तनातनी चलती रहती है।
टर्की को इस बात की बड़ी दिक्कत हो रही है कि क्यों ग्रीस हर गुजरते दिन के साथ भारत के और करीब आता जा रहा है। और कहा यह जाता है कि जब कभी ऐसा होता है तो उधर चाय से ज्यादा केटली गर्म होती है और पाकिस्तान में टेंशन हो जाती है। जनरल सिन्हा, इस खबर के मायने बताइए। देखिए, मेडिटेरियन के ऊपर में यदि आप टर्की को, क्योंकि टर्की हमारी चीज़ों में घुसना चाहता है और हम नहीं गए, हर एक बार कश्मीर का मुद्दा उठाना, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, प्लस उनके वहाँ कराची में अपने पोर्ट भेज देता है, तो हम तो केवल उनको आईना दिखा रहे हैं और हम आईना इतनी तगड़ी दिखा रहे हैं कि हमारी डिप्लॉयमेंट हो गई। देखिए, आज के दिन में ग्रीस में और साइप्रस में हम जो एयर डिफेंस सिस्टम वो हमसे लेके गए, वो ये भले ही कर लें, उन्होंने कुछ ड्रोन दिया था वो जो कि चली नहीं, खुश हो गई। बात यह है कि हमारी तो वेरी इफेक्टिव है, दे वांट टू बाय, और हम उनको चीज़ें देंगे, ऐसी चीज़ें देंगे। वो मिसाइल मांग रहे हैं, अभी ब्रह्मोस मांग रहे हैं दोनों कंट्री, और जब ये डिप्लॉइंग होगी तो देखिए एक्सपोज हो रहा है टर्की। और एर्दोगान साहब 20 साल से वहाँ लगे हैं, उन्होंने जिस तरह से चीज़ों को किया है, और नॉर्दर्न पोर्शन जो ग्रीस का है वो तो टर्की ने ऑक्युपाई किया हुआ है। यू नो, दिस कंट्री इज हाफ ऑक्युपाइड बाय देम। तो इस ऑक्युपेशन के उनको लगता है, देखिए निकल तो जाएंगे, ये सोचते थे कि इनका बेटा आ जाएगा तो इसी तरह कुछ करेगा, मगर इनके दिन भी गिने चुने हैं। टर्की यूज्ड टू बी अ वेरी वेरी फ्रैग्मेटिक स्टेट। ये चीजें यहाँ पर सर जो बदल रही हैं, ये आने वाले दिनों में शेप क्या लेंगी? क्योंकि ये जाहिर है टर्की को ये सब खटक रहा है, अखर रहा है, उसके बावजूद बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आने वाले दिनों में किस तरफ के इक्वेशंस आपको भारी होते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। वैसे एक चीज जो मैं जनरल साहब की एक अच्छी चीज जो इन्होंने एंड में बोली थी, बहुत ही अच्छी चीज थी कि पहले टर्की ऐसे नहीं था, पर जब से उसको यूरोपियन यूनियन में जगह नहीं मिली, उसका मेंबर नहीं बनाया गया और ह्यूमिलेटिंग कंडीशंस रखी गई थी, यहां तक बताया गया था कि आपके ह्यूमन राइट कंडीशन अच्छे नहीं है, दोस्तों नेबर्स के साथ आप दोस्ती करके रखिए। उसके बाद से वो सीधा इस्लामिक तरफ चले गए और अब चाहते हैं कि वो इस्लामिक नेशंस के सरंगना बने। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह आती है कि जब से वो टर्की ने अपना अलाइनमेंट सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर किया है, तब से टर्की की अपनी कंडीशन जो यूरोप के साथ थी, हालांकि है नाटो देशों का ही, लेकिन उसका स्टेटस जो है नाटो देशों के अंदर भी नीचे चला गया। आखिरी चीज मैं इस पे ये बोलना चाहता हूं कि ग्रीस में हम पहली बार एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये नहीं कि इससे पहले हम इनको एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग दे रहे हैं। हम उनको ये बता रहे हैं कि अगर आप कश्मीर का मुद्दा उठा सकते हो आर्टिकल 541, 542 के अंतर्गत, सॉरी, यूएन रेजोल्यूशन 541, 542 के अंतर्गत किसी भी कंट्री को नॉर्दर्न साइप्रस को रिकॉग्नाइज करने का हक नहीं है। और उनको बोला गया था कि वो खाली करें नॉर्दर्न साइप्रस, लेकिन उन्होंने अब तक खाली नहीं किया। हमें भी ये मुद्दा उठाना चाहिए बिल्कुल। उनको, जिनको ये लगता है कि द्विपक्षीय मुद्दे जो हैं वो उनकी भी जागीर है और उनको फटे में टांग डालना चाहिए मजहब के आधार पर, क्योंकि वो एक खेला चला रहे हैं पूरी दुनिया में, तो फिर उनको उनकी दवाई भी पिलाई जानी चाहिए। और यही किया जा रहा है ग्रीस के साथ इस अभ्यास को करके। और मौत के डर से भाग रहा है तालिबान। अगली खबर, तालिबान का सुप्रीम लीडर मौत के डर से भाग रहा है। ट्रंप की धमकी के बाद लगातार लोकेशन बदल रहा है। मुल्ला हिब्बुल्लाह अखुंज़ादा की गतिविधियों पर नजर रखना मुश्किल है। अमेरिका बगराम एयरबेस दोबारा लेने की कोशिश में है। तालिबान की तरफ से कह दिया गया है कि हम 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। और ऐसे में अखुंज़ादा के बारे में यह बताया जा रहा है कि वो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए गुप्त जगहों पर लगातार ठिकाने बदल रहा है। यहां क्या होने वाला है? बगराम को लेकर यह खींचतान पिछले 1 हफ्ते से जो असल में सरफेस हुई है, लोगों को सुनाई देनी शुरू हुई है, इसका अंजाम क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है जनरल सिन्हा? देखिए, जो अखुंज़ादा साहब हैं, पहले से ये काबुल में नहीं रहते, आपको जान के ये होगी, ये कंधार में रहते। और देखिए, हकानी नेटवर्क जो था वेरी एक्टिव, जो इसका था पाकिस्तान का, इनको उस समय भी खतरा था। और देखिए, अखुंज़ादा को कौन लेके आए थे? ट्रंप साहब लेकर आए थे जब दोहा का अकॉर्ड हो रहा था, तो इन्होंने इसको फ्रंट लाइन बना करके किया था। और हकानी नेटवर्क में आज के दिन में तालिबान में भी बहुत फाड़ है, इसलिए वो नहीं रहते, काबुल में नहीं रहते, कंधार में रहते। इनकी ओन सुरक्षा है और वो भी अब जगह जगह बदल रहे हैं, और खास करके बगराम, क्योंकि अमेरिका को किसी तरह बगराम चाहिए। देखिए, मैं आपको बताया था कि इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली थी, अब द राइजिंग स्ट्रैटेजी है। बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं रखेंगे, मगर उनको एयर बेस चाहिए। बगराम ऐसा एयर बेस नहीं मिलेगा। ये रशिया का बनाया हुआ है, लोगों को लगता है कि ये अमेरिका का बनाया हुआ है, रशिया का बनाया हुआ है ये। और इतने तगड़ा है क्योंकि यदि आपने चाइना को घेरना है, आप उधर से तो आ जाइएगा, इससे वेस्ट से कहाँ जाइए, एक जगह नहीं है। सेंट्रल एशिया रिपब्लिक के पास, इनके पास जगह नहीं है। ईरान इनका अगेंस्ट में है, क्या आप कहाँ से उड़ेंगे? वो 19 जो जगह हैं, तो ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है और इनको आना है, इसलिए लगता है ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस का जो अभी ये यूरेका मोमेंट हुआ है ट्रंप के साथ, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ भी बड़ी खींचतान मची हुई है।
क्या ये जगह एक बार फिर से वैसी ही होने वाली है जैसी हमने बीते दिनों में खींचतान वाली देखी है? एयरफोर्स की ताकत में और इजाफा होगा। बाय द वे ये खबर देखिए, 97 तेजस MK-1A विमानों से ताकत दोगुनी होगी। HAL के साथ 62,370 करोड़ की मेगा डील। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ डील साइन की। 97 तेजस LCA MK-1A विमान इंडियन एयरफोर्स को मिलेंगे। 2027-28 से LCA MK-1A की डिलीवरी शुरू होगी। आप जानते हैं कि भारत अपना एक स्क्वाड्रन मिग का ये रिटायर कर रहा है। अब जैसा आपने पहले भी हमारे एक्सपर्ट्स को यहां बोलते हुए सुना है, कमोडोर बहल बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हमको अपनी ताकत एयर डोमिनेंस की बढ़ानी होगी। उसके लिए हमको स्क्वाड्रन्स में अपनी नंबर्स पूरे करने होंगे। लेकिन सवाल यह है सर कि आर वी ओनली कंप्लीटिंग द नंबर्स और हम लोग क्या गुणवत्ता पर भी ध्यान देते हुए नंबर्स पूरे कर रहे हैं या हम नंबर्स पूरे कर रहे हैं? बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। क्वालिटेटिव एज होना बहुत जरूरी है, बट क्वालिटेटिव एज के साथ एक क्वांटिटेटिव सुप्रीमेसी अगर ऐड कर दी जाए तो उस क्वालिटेटिव एज का बहुमूल्य जो एक्सपेंशन होता है कॉम्बैट पावर के अंदर वो बढ़ जाता है। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, इसमें ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि हम 97 जहाज और लेंगे। 83 पहले ले रहे थे, 180 हो जाएंगे। लेकिन अभी तक तो पहला मार्क 1 नहीं आया है। अभी 3 इंजन ही आए हैं और अभी 10 इंजन हमको मिलेंगे इस दिसंबर तक या फिर मार्च 2024, यानी कि मार्च 2024 में ही हम 10 मार्क 1 बना पाएंगे। उसके बाद 12 बनेंगे नेक्स्ट ईयर 2027 मार्च तक। 3 प्रोडक्शन सेंटर हैं। भारत की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक्शन किया, इमीडिएटली तीसरा प्रोडक्शन सेंटर को भी बनाया। लेकिन जो प्रोडक्शन रेट है वो तो इंजन पे भी डिपेंड करेगा और वेपन इंटीग्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। इसकी डेट हमने दी है 2027-28। 2027-28 में कैसे आएगा आपका मार्क 1 जो पहले 83 है वो ही नहीं बन रहे, तो इसको कहां बनाएंगे? और दूसरी बात आती है कि इंजन तो हमने सिर्फ 99 लिए अभी तक G404, अभी G414 इंजन की अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। जब इस तरह की परिस्थितियां हैं, चैलेंजेस कैसे हैं दुनिया भर में वो आप देख रहे हैं। खबर ये भी देख लीजिए, मैं किस चैलेंज की बात कर रहा हूं। अमेरिका में सबसे घातक लड़ाकू विमान का निर्माण शुरू हो गया है। बोइंग ने दुनिया के पहले 6th पीढ़ी 6th जनरेशन लड़ाकू विमान F-47 का निर्माण शुरू किया। इसी के बारे में मैं कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बता रहा था। F-22 लड़ाकू विमानों की जगह F-47, ये रैप्टर्स की जगह F-47 अब लेंगे आने वाले दिनों में। ट्रंप ने मार्च में किया था F-47 निर्माण का ऐलान और कहा जा रहा है बहुत जल्दी F-47 सामने होंगे। कहा जाता है इसके आ जाने के बाद आसमान में इसके जैसा और कहीं कुछ दूसरा नहीं होगा। ये एग्जेजरेशन है सर या असल में ऐसा होने वाला है? टोटल एग्जेजरेशन है। देखिए सब क्यों सर, ये हाइपर स्पीड वाला है, स्टेल्थ है, ये कहते हैं इसका विंगमैन साथ में होगा, ये भी कहा जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, तो किन मायनों में पीछे? वो तो सारे में होता है। देखिए बात क्या है, ये बोइंग को दिया है। इसके पहले लॉकहीड मार्टिन बनाती है, F-22 रैप्टर है और F-35, तो उससे आकर के बोइंग को, बोइंग कैसे फेल हो रही है आपने देखा भारत। लेकिन सर बोइंग कहते हैं कि अब वो मैकडॉनल्ड डगलस के साथ इनका मर्जर हुआ है, अब उसके बाद बड़ी चीजें बदल रही हैं, क्या ऐसा है? देखिए हम लोग इन्होंने जोर लगा लिया, टर्की तक को बोल दिया कि एक चीज के ऊपर में हम आप सब चीज कर देंगे, आप F-35 ले लो। वो भी नहीं लेना चाह रहा। पहले तो वो मांगता था, इन्होंने मना कर दिया था। F-35 एक F का हाल तो हम अपने यहाँ केरल में देख चुके हैं। उसके बाद भारत पे प्रेशर है। ये जो चल रहा है ना, ये टैरिफ वो कह रहे हैं F-35 लो। भारत ने कह दिया कि नहीं लेंगे। आप Su-57 की बात कर रहे हैं, इसकी बात, ये देखिए अच्छी बातें हैं, आप ये कर लीजिए। इवन इजराइल मालूम है उसके पास F-35 आई है, वो नहीं है F-35, उसके आधे सामान खुद इजराइल के हैं उसमें, जितने भी सिस्टम लगाए हुए हैं। दैट्स व्हाई इज इफेक्टिव। और ब्रिटिश ने ले लिया F-35, आपने देखा अलास्का में। तो ये सर बड़ी बात आप कह रहे हैं कि F-47 को लेकर जो झाग बनाया जा रहा है वो भी बैठता हुआ क्या दिखाई देगा आने वाले दिनों में? इसको एयरफोर्स से जुड़े हुए हमारे ऑफिसर कैसे देखते हैं सर? देखिए इस जहाज का एम क्या है, टू पेनिट्रेट इन कंटेस्टेड बैटल सिचुएशंस। इसका मतलब ये होता है कि जो हेवीली डिफेंडेड टारगेट सिस्टम में जो हाई वैल्यू टारगेट्स है वहां पे, जहां एयर डिफेंस सिस्टम जम के लगा हुआ है, जैसे कि इजराइल में लगे हुए हैं,
उस जगह पे एंटर करके हवा से हवा में और हवा से ग्राउंड पे जो वाइटल टारगेट्स है उनको अटैक किया जाए। और उसकी क्षमता, उसके लिए क्या जरूरी है? हायर लेवल ऑफ स्टेल्थ कैपेबिलिटी जो आपने बताई, स्पीड इसकी मार्क 2 होगी, हालांकि इससे भी फास्टर एयरक्राफ्ट F-15EX जिसकी मार्क 2.5 है। और तीसरी चीज रेंज इसकी 1000 नॉटिकल माइल यानी कि 1850 किलोमीटर है। और चौथी चीज होगी नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, यानी कि ये सारे सेंसर जितने रेडार्स हवा में है, ग्राउंड में है, जो ड्रोन्स के साथ लगे हुए हैं, वो सब का डेटा एक जगह पे आएगा। एक मिनी एवैक की तरह ये ग्राउंड और एयर टारगेट्स की पिक्चर देगा पायलट को, और वो ये डिसाइड करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कौन सा टारगेट किस वेपन सिस्टम से, कौन से शूटर से लिया जाए। यानी कि उसके साथ मल्टीपल ड्रोन्स भी होंगे जो आप बता रहे थे, MUMT, मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग कॉन्सेप्ट के अंदर। और आखिरी में एक चीज कहूंगा, इसके अंदर जो एबिलिटी होगी पायलट के पास, वो B-21 जो रेडर अभी बन रहा है उसकी टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर आएगी। तो उधर जो चाइना J-36 और J-50 कर रहा है वो कुछ वो वैसा ही बना रहा है, इससे खतरनाक बना रहा है, इसके आसपास का बना रहा है? इसके आसपास का नहीं है। लेकिन एक आखिरी चीज इस वजह पे बोलना चाहता हूं, इसकी कॉस्ट होगी $300 मिलियन, $20 बिलियन डेवलपमेंट कॉस्ट पे। अरे इनका जब F-22 रैप्टर बना था, सबसे बेस्ट जहाज था वर्ल्ड का आज भी, और पर उसकी कीमत थी $150 मिलियन, किसी ने नहीं खरीदा। 187 आज। तो इसको बनाने के बाद अमेरिका क्या कहेगा? मजाक में बहुत खर्च हो गया, या वाकई ये होता है R&D में खर्च करना और उसके बाद कुछ ऐसा बनाना जिसका कोई सानी दुनिया भर में ना हो? अगली खबर, इजराइल और ईरान में और बढ़ सकता है तनाव। रूस से ईरान को MiG-29 की सप्लाई। ईरान ने कहा रूसी Su-35 का भी इंतजार है। ईरान ने रूस के साथ Su-35 विमानों को लेकर भी एक करार किया है। ईरान को लगातार मजबूत बनाने में लगे हुए हैं पुतिन। जाहिर है ये बात ट्रंप को बिल्कुल रास नहीं आ रही होगी। इसका रिपरकशन आने वाले दिनों में क्या हो सकता है जनरल सिन्हा? देखिए रिपरकशन क्या होगा, वो तो अब लग गए हैं। 6 वहां न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लगा रहे हैं। इसके अलावा आपने बता दिया MiG-29, Su-35 ये तो देने ही वाले। उन्होंने सबसे बड़ी जो की है कि जो 3000 उनका जखीरा है उसमें ICBM में ला करके 30,000 ले जाना चाहते हैं। अच्छा। और ये कैपेबल हो जाएंगे, क्योंकि देखिए इनके पास 2 जगह से मिल रही है, केवल रशिया नहीं है, चाइना से भी सामानें आ रही है, धड़ाधड़ आ रही है। तो जितना लेट होगा, और उन्होंने कहा था, पुतिन साहब ने कहा, क्यों इनको मिर्ची लग रही है? पुतिन साहब ने कहा था कि हम आपसे अब ये करते हैं, बिचौलिया हो जाते हैं, आपको इजराइल के साथ हम दोस्ती करा देंगे। ये बात इजराइल के माइंड में चल रही है। मैं क्यों चल रही? 1979 के पहले सबसे अच्छा दोस्त कोई था तो ईरान और इजराइल था। अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त था ये, जब साफ ईरान होते थे। ये 79 से बदला है और ये जाने वाले हैं। जो अभी आप सुनते हैं ना, इनका भी लिबरलाइजेशन हो रहा है। अभी तो आसा अमीनी की जगह में हो गया, अब तो सब हिजाब पहन के सबने उतार दिया वहां पर। और देखिए इजराइल, मतलब चीजें बदल रही हैं। वापस अमेरिका के साथ अलाइनमेंट हो सकता है क्या? देखिए कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल। मतलब ठीक है, पॉसिबल तो कुछ भी है, लेकिन ये कितनी दूर की कौड़ी है या कितने पास की संभावना है सर? बिल्कुल। अब जैसे ट्रंप ने 2018 में आने के बाद इन्होंने हटा दी थी वो डील, न्यूक्लियर डील, और उसके बाद से JCPOA जिसको बोलते थे, अब वापस वो चाहता है कि IAEA के लिए पूरा का पूरा खोल दे, न्यूक्लियर एनरिचमेंट बंद कर दे, और 60% से जो ऊपर 408 kg का न्यूक्लियर सिस्टम्स है, जो एनरिच्ड यूरेनियम है, उसको अंडर IAEA के गाइडेंस के अंदर रख ले। लेकिन मैं यहां बताना चाहता हूं, 8 सेंटर्स जो बात करी थी अभी इन्होंने जनरल साहब ने, जो रशिया बनाना चाहता है, सोचिए कितना और एनरिच्ड यूरेनियम आ जाएगा उसके अंदर। और तीसरी चीज जो आती है इसके अंदर, जो जहाजों की आप बात कर रहे थे, MiG-29 और Su-35, ये सारे के सारे 3.5 से 4 जनरेशन के जहाज है, जबकि इजराइल के पास 4 से 4.5 जनरेशन से 5th जनरेशन जहाज है। तो अगर ये एयर कॉम्बैट में आएंगे कभी भी, तो इजराइल फिर भी जीतेगा, तो सर इजराइल फिर भी हावी होगा। अच्छा, ये जो मदद दी जा रही है, ये मदद दी जा रही है, किसके पैसे लिए जाएंगे? ये मदद दी जा रही है, लेकिन इसके पैसे जरूर लिए जाएंगे। तो ये वैसी मदद है क्या जैसे अमेरिका देता रहा है नेटो कंट्रीज को? तो इधर ये जो मदद दी जा रही है, कितना शक्तिशाली ईरान को बनाएगी? नंबर 1, वो शक्तिशाली केवल हथियारों के हिसाब से कि हमने दे दिया है इतना ही रहेगा? उससे ज्यादा ताकतवर इजराइल हमेशा रहेगा और अमेरिका तो है ही, या असल में वाकई ये खाई बहुत कम होती जाएगी जो अभी बहुत बड़ी है? चीन ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी। चीन ने कहा हमारे खिलाफ एक्शन हुआ तो कड़ा जवाब देंगे। बीजिंग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ेगा और अगर अमेरिका चीन पर रूस से व्यापार को लेकर कोई कदम उठाता है तो उसे जवाब दिया जाएगा। ये खबर भी बड़ी महत्वपूर्ण। चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी। चीन ने कहा हमारे खिलाफ एक्शन हुआ तो हम कड़ा जवाब देंगे। बीजिंग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ेगा। अगर अमेरिका चीन पर रूस से व्यापार को लेकर कोई भी कदम उठाता है तो उसे जवाब दिया जाएगा। यह अमेरिकी दादागिरी को
तो खैर ये ठीक जवाब है। ये दुनिया भर में डिक्टेट करना, इसके साथ तुम डील करो उसके साथ नहीं करो वाला जो हिसाब है, ये तो ठीक आईना दिखाया गया है। एब्सोल्युटली। देखिए भारत का भी ट्रेड डील में अभी तक खबर आई नहीं है, मगर अंडर करंट तो है ही है। भारत ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे आपके साथ ट्रेड डील, जो करना है कर लीजिए, और उन्होंने कुछ नहीं किया। 100% लगा रहे हैं, शायद मेडिसिन के ऊपर में लगा दिया है, होने वाला है तो लगा दिया है। तो इसके अलावा और भारत में क्या है, हम कहते हैं 34% हम लेते हैं इनके साथ मेडिसिन लेते हैं, और वो कह रहा है, रशिया कहता है उतना मुझे दे दो। इवन चाइना मांगना शुरू कर दिया है। तो बात उसकी नहीं है, इनको आईना आप नहीं दिखाएंगे। भारत भले ही मौखिक तरीके से नहीं बोला है, मगर एक्शन तो वही कर रहे हैं। एक्शन चाइना से ज्यादा तकड़े हैं, और चाइना ने तो एनवीडिया लेने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि एनवीडिया दे देंगे, उन्होंने बोला अपने पास रखिए, हम अपने बना ले। और चाइना देखिए बहुत आगे है टेक्नोलॉजी, ये चिप बनाने वाली कंपनी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। हाँ। उन्होंने चिप देना हमारे चाहा था, दर्शकों को बता भी दीजिए ताकि उनको ये पता रहे। जो एनवीडिया से बोला था कि आपको चिप चाहिए, बोला आप अपने पास रखिए। तो प्रॉब्लम ये है, इनके पास ऑप्शंस ऑल आर गेटिंग क्लोज। इन्होंने अपनी पैरों में इतनी कुल्हाड़ी मार ली है, इतनी ज्यादा मारी है कि इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। और अमेरिका में, मैं नहीं बोल रहा हूं, अमेरिका में बच्चा बच्चा ये बोल रहा है। नहीं, कहा यह जाता है कि अगर आप वाकई कोई आप रेड लाइन खींच रहे हो, तो फिर कम से कम आपको उस रेड लाइन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। अमेरिका जब भी ये रेड लाइन खींचता है, कितना जल्दी आप उसको यू टर्न लेता हुआ भी देखते हैं, और यही पूरी दुनिया में उसकी क्रेडिबिलिटी को इस समय संकट में डाल रहा है। अगली खबर यह है, इजरायली नेता की ताइवान यात्रा पर भड़का चीन। चीन ने इजरायली सांसद को बताया उपद्रवी। इजराइल ने एक चीन नीति का, वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन किया, यह भी कहा चाइना ने। सांसद को इसकी कीमत चुकानी होगी कहा। इस साल दूसरी बार ताइवान गए थे इजरायली सांसद। अब ये जो सांसद महोदय हैं, ये दूसरी बार वहां गए, और कहा जाता है कि इन्होंने कई स्टेटमेंट दिए हैं जो खुद वन चाइना पॉलिसी, जिसको इजराइल भी मानता है, उसके अगेंस्ट है। तो चाइना यही कह रहा है कि आप तो मानते हो एज अ कंट्री, लेकिन ये आपके यहाँ के सांसद कैसे हैं, ये आके कुछ और बात करते हैं, और ये बार बार मिलने क्यों जा रहे हैं, इस पर वो ऐतराज जता रहे हैं। कमोडोर बहल, इस खबर की माने ये इजराइल और चाइना का एक फ्रेंडशिप ग्रुप है, इजराइल और ताइवान का। इजराइल ताइवान फ्रेंडशिप ग्रुप के ये एमपी लीडर हैं, और जब से ये आए हैं, इनकी कोशिश रही है कि ताइवान के साथ रिलेशंस बेटर हो और ताइवान को इंटरनेशनलाइज किया जाए। इन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल रिलेशंस ताइवान के बेटर होने चाहिए, और दूसरी चीज बोली है कि उनको WHO में भी मेंबरशिप मिले। और इन बातों से ही वो उग्र हो गए हैं चीनी। लेकिन इसके साथ अगर आप नेतन्याहू की स्टेटमेंट को भी जोड़ लें, नेतन्याहू ने क्या कहा है? नेतन्याहू ने कहा है कि चीन एक ऐसा देश है जो पॉलिटिकल ब्लॉकेड कर रहा है इजराइल के ऊपर, और साथ में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे इजराइल को अटैक किया जा रहा है कतर के साथ। ये दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ हुई हैं। ये तो अभी कल गए थे, और वो वाली स्टेटमेंट 2 दिन पहले आई थी। पर कहीं ना कहीं ये दोनों स्टेटमेंट ये दर्शा रही है कि अब इजराइल जो है एक अग्रेसिव स्टैंस ले रहा है चीन के अगेंस्ट, शायद ट्रंप के उकसाने से, शायद ट्रंप के उकसावे की वजह से ऐसा हो रहा है। इजराइल एक एग्रेसिव स्टैंड चाइना के खिलाफ ले रहा है। क्या दुनिया धीरे धीरे वाकई दो खेमों में इन वजहों से बढ़ती चली जाएगी, और फिर हम वो देखेंगे जिसको हम नहीं देखना चाहते? रूस का भारत को बहुत बड़ा ऑफर। अगली खबर, Su-57 फाइटर जेट बेचने का प्रस्ताव, भारत में ही प्लांट लगाने का ऑफर भारत में, और इसमें प्रस्ताव में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी शामिल है। ये बहुत बड़ा प्रस्ताव है, बहुत ल्यूक्रेटिव प्रस्ताव है, और बहुत रिलायबल प्रस्ताव है, क्योंकि रशिया हमारा रिलायबल दोस्त है। थिक एंड थिन में हमारे साथ वो टाइम टेस्टेड हमारा दोस्त है। तो क्या हम इसके लिए अब आगे बढ़ जाएंगे, या बढ़ेंगे तो सही, लेकिन वो टाइम हम तय करेंगे, ये देखते हुए कि वर्ल्ड ओवर किस किस तरीके की एक्टिविटीज अभी चल रही हैं। बहुत सारे समीकरण साधने होते हैं, क्या उसको देखते हुए टाइम तय किया जाएगा? ये डील इनएविटेबल है, लेकिन टाइमिंग एक कंसिडरेशन है क्या सर? बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये सही समय नहीं होगा भारत को कुछ भी अनाउंस करने का। रशिया के साथ इतनी बड़ी डील, हमारे लिए बेस्ट डील यही है। को डेवलपमेंट है, को प्रोडक्शन है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, सोर्स कोड तक दे रहे हैं, एडवांस वेपन सिस्टम्स K-77, R-37 एंड K-77 जैसी मिसाइल्स को दे रहे हैं, जिनकी रेंज 300 किलोमीटर या उससे भी ऊपर है, हवा में हवा मार करने वाली। ऐसे वेपन सिस्टम, जर्कॉन की भी इसकी इंटीग्रेशन हो चुकी है। तो कहीं ना एक बहुत, लेकिन सर ये बताइए, लेकिन ये सही समय नहीं है। नहीं, अगर मान लीजिए सही समय, टैरिफ का जो एक लगा रखा है ट्रंप ने, और रोज एक नई चीज वो बात बिल्कुल सही है सर। मैं ये जानना चाहता हूं, अगर वो अपना फाइटर हमको ऑफर कर रहा था, भारत ने क्लियर कर दिया कि अपना फाइटर अपने पास रखो, इधर ये सू वाली डील है सर, उधर वो कंसिडरेशंस हैं कि अमेरिका फिर भी हमारे लिए आवश्यक है, और हम ये तय करेंगे कि किस समय क्या होना चाहिए। लेकिन अमेरिका कॉन्टिन्यूअसली ये देखेगा कि Su-57 कहीं ले तो नहीं रहा है भारत। हमारे अनुसार तो ये होगा। या मैं आपको बता देता हूँ, दिसंबर ज्यादा दूर नहीं है।
दिसंबर में आ रहे हैं पुतिन, पक्का साइन होगा। हाँ। देखिए सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, ठीक है सोर्स कोड बता दिया, ये बता दिया, यू नो इट इज वन ऑफ द गुड, यू नो जो हमें आधी जनरेशन बढ़ानी है। आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका रोक देगा, यही हमारा डर है ना कि हमारा ये तेजस का 18 जो स्क्वाड्रन आ रहा है उसका रुक जाएगा। देखिए जो हमारा सैफ्रॉन इंजन है मोरलेस इट इज थ्रू, इवन हमारा जो अपना ओन इंजन है वो भी कावेरी, वो भी आगे निकलने और के बाकी चीजें काटसा जैसी चीजें अरे साहब ये काटसा इन्होंने नहीं लगाया था हमारे को, काटसा लगाया है हमारे को। आप जर जाएंगे ना यदि, तो जब हमने ये कह रहे थे कि आप न्यूक्लियर करके दिखाइए 99 में, हमने 98 में जब किया, क्या हो गया, क्या चीज रुक गई आपके, बताइए क्या चीज रुक गया? ये सारा चीज देने के लिए आ गए। आज प्रॉब्लम नहीं है। और मैं भी यू नो मैं तो इवन आई वाज इंटरेक्टिंग विद द आर्मी, यू नो एयर चीफ, ही इज ऑफ द व्यू मस्ट कम, इट मस्ट कम। एक चीज सिर्फ कहना चाहता हूं मैं इसके अंदर कि ये 2 महीने हम लोगों के लिए बहुत क्रूशियल है, 2-3 महीने, जब अक्टूबर नवंबर, हाँ जब ट्रंप भी आएंगे, पुतिन भी आएंगे, इसके अंदर अगर रशिया यूक्रेन का युद्ध खत्म हो गया तो आप मेरे से लिख के लीजिए ये Su-57 डील साइन होगी ही होगी। लेकिन ये वाला ये सब्जेक्ट टू कंडीशन जो है, ये बड़ा सब्जेक्ट टू कंडीशन है। और अगली खबर ये कि इजराइल में हूतियों के ड्रोन ने फिर मचाई तबाही, आयरन डोम भी नहीं रोक पाया ड्रोन। हूतियों के हमले में 20 लोग घायल, इजराइल ने कहा हूतियों को खत्म करके ही दम लेंगे। अब ये लगातार उन जगहों को पेनिट्रेट कर रहा है, टारगेट कर रहा है जो एयर डिफेंस वाइज उतना स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड नहीं है, दूर दराज के इलाके हैं। और दूसरा, ड्रोन्स का ये पेनिट्रेट करना ये भी बता रहा है कि इजराइल ने अपनी टेरिटरी को बहुत सुरक्षित रखा है, लेकिन फिर भी बड़ी गुंजाइश। देखिए मैं कल भी ये बात की थी, किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को 100% आप नहीं कर सकते हैं, उसको पेनिट्रेशन होती है। मगर हूती की जो कैपेबिलिटी है, जो उसको मैं मानता हूं, दैट्स व्हाई मैं उसको थम्स अप देता हूं। हूती ने इनके MQ-9 जो इनके रैप्टर हैं, अभी मेरे ख्याल से 27वां गिराया कल, 27 गिरा दिए, जिसको कहते हैं कोई मार ही नहीं सकता। उनके पास जो हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी है, एंटी शिप मिसाइल्स हैं एंड ड्रोन, वो कहते हैं छोटे ड्रोन कुछ बनाए हैं और वो स्नीक कर जाते हैं छोटे ड्रोन, तो ये है कैपेबिलिटी। और वहां पर लोगों उसको कहते थे इतना एफिशिएंट उनको बना कौन रहा है, इनका कौन रिप्लेनिश कर रहा है? वो जज्बा है ना। देखिए जज्बा क्या होता है? नहीं, जज्बे के अलावा टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? टेक्नोलॉजी भारत में कैसे टेक्नोलॉजी आ जाती है? हमारे यहाँ ना सबसे कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। जब आप इम्प्रोवाइजेशन के माहिर होंगे ना, हमने लड़ाइयाँ कैसे लड़ी हैं, हमने भी इम्प्रोवाइजेशन करके लड़ी हैं। अच्छा। वो इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, किसी चीज को आप काट देंगे। तो सर क्या ये चाइना और रशिया वाला सामान क्या ईरान के जरिए हूतियों तक पहुंच रहा है, उसके जरिए ये किया जा रहा है, और वो मिले हुए सामान को इम्प्रोवाइज भी कर रहे हैं क्या सर? देखिए ईरान हमेशा से ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे रहा है। शाहिद ड्रोन्स उन्होंने ही रशिया को दिए, जिन्होंने मैन्युफैक्चर करके गेरान 2 ड्रोन्स अब वो यूक्रेन के अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहा है। पहली बात तो ये है, टेक्नोलॉजी ईरान की अपनी भी बहुत अच्छी है, वो दे सकता है और दे भी रहा है। और दूसरी चीज आती है कि जो ड्रोन इस्तेमाल किया गया मेरे हिसाब से समा 3 ड्रोन था, क्योंकि उसी की एक रेंज है 1500 से 1800 किलोमीटर, जो ये चाहे सदर्न मोस्ट टिप पे हो, रेड सी के ऊपर इलाज जैसा शहर, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए यही एक ड्रोन है, जो दूसरा ड्रोन हुतीज के पास है वो वहां तक नहीं पहुंच सकता। तीसरी चीज है कि जो हम बात कर रहे थे आपके साथ बहुत पहले, जब आप कह रहे थे बंदूक की रेंज, अब इधर अगर वो डिप्लॉय हुआ होता आयरन बीम तो उसकी 10 किलोमीटर रेंज जरूर है, लेकिन जब ये लो ऑल्टीट्यूड में आ रहा है, जब उसको आयरन डोम नहीं ले पा रहा, तो आयरन बीम जरूर ले पाता या काउंटर यूएवी सिस्टम जरूर ले पाता, अगर वो डिप्लॉयड होते, अगर उस जगह पर डिप्लॉयड होते। तो ये लिमिटेशन होती है शॉर्ट रेंज सिस्टम्स की। शॉर्ट रेंज सिस्टम्स, खास तौर से वो जिसमें एनर्जी वेव्स भेजी जाती हैं, जिसके जरिए आप टारगेट को हिट करते हैं, उनकी रेंज उतनी ज्यादा नहीं होती है। अगर यहां सदर्न मोस्ट टिप पर भी उसके जरिए इसको प्रोटेक्ट किया होता तो ये लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को, छोटे ऑब्जेक्ट्स को भी पहचान कर उसको ध्वस्त कर सकता था। और अमेरिका के इजराइल को 2 टूक। अगली खबर, ट्रंप ने कहा वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा मंजूर नहीं। ट्रंप ने कहा वेस्ट बैंक पर कब्जे की इजाजत नहीं दूंगा। नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक पर कब्जे की धमकी दी। अब लीजिए, अब ये भी आ गया। मुझे लगता है कि ट्रंप ने कई सारी बातें कालांतर में ऐसी कही हैं जिसको खास तौर से नेतन्याहू ने ये बता दिया है कि ठीक है, थैंक यू फॉर योर एडवाइस, बट विल डू एज पर आवर विश। क्या ये भी वैसा होने वाला है, या यहां पर ट्रंप जो कह रहे हैं उसको ध्यान से नेतन्याहू सुन रहे होंगे? देखिए, जो वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक में एक 330 सेटलमेंट आ चुका है इजराइल, तो उसमें वो तो घुस गए, इंक्लूडिंग जो जॉर्डन से एक ब्रिज आती है उसको काट दिया है। वो अभी 2 दिन पहले के न्यूज में था कि उसको उड़ा दिया है, तो इन्होंने खत्म कर दिया। जॉर्डन से कोई आ नहीं सकता है, कि ना जॉर्डन रिवर जो है और उसका डेड सी है। तो जो चीजें इन्होंने किया है वो करेंगे, मगर ये ही इज आल्सो गेटिंग इनटू दैट। दैट्स व्हाई आई से कि आप कॉन्फ्लिक्ट से निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है।
तो ही इज गेटिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट। आप कितने दिन तक करेंगे? आप बताएं ना, हूती तक घुस जा रहा है आपको। तो मेरे अनुसार से नेतन्याहू साहब को कहीं ना कहीं, बिकॉज दिस इज द आर्ट ऑफ वॉर। क्या ऐसा भी हो सकता है कि असल में नेतन्याहू को के लिए निश्चित रूप से उनका एक ऑब्जेक्टिव है और उनकी एक टारगेट ऑडियंस भी है, उनको बहुत सारे रिजॉल्व उसके हिसाब से लेकर चलने हैं। कहीं शायद वो गुंजाइश चाहते होंगे कि क्या इसमें यू टर्न लिया जा सकता है और क्या ये प्रपोजल खुद ट्रंप की तरफ से दिलवाया जा सकता है कि ऐसा किया जाना चाहिए और उससे एक एस्केप रूट मिल जाए। सर क्या इसकी बिल्कुल ऐसी ही एक बात है कि 21 पॉइंट प्रपोजल जो ट्रंप ने दिया है मुस्लिम देशों को, उसके बाद देखिए किसी ने भी नहीं ये कहा कि ये खराब मीटिंग हुई थी। सब ये कह रहे हैं मीटिंग वाज वेरी गुड, पर लेकिन साथ में ये नहीं बता रहे कि मीटिंग में हुआ क्या। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि 21 पॉइंट प्रपोजल आया जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स खुश होंगे, यहां तक कि नेबर्स भी खुश होंगे। हाँ, इसमें एक बात जरूर आई है कि हमास को अपने आर्म्स को ले डाउन करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इंप्लाई किया गया पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के पास ज्यादा पावर होगी इस समस्या के बाद। लेकिन जो एक चीज आ जाती है इन सब के अंदर, क्या ट्रंप ने नेतन्याहू से परमिशन ली है ये स्टेटमेंट देने के लिए? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पहले भरोसे में लिया गया है या असल मीटिंग है ना, और वहीं पे ये डिपेंड भी होगा। और अगर नेतन्याहू से ग्रीन सिग्नल, बिकॉज़ नेतन्याहू को भी अब तो अगर ऐसा नहीं हुआ है तो क्या होगा? ऐसा नहीं है तो वैसे ही चलता रहेगा और इंटेंस हो जाएगा और लोग मरेंगे और खाने की वजह से भी मरेंगे और अटैक से भी मरेंगे। और अगली खबर यह है कि भारत को लेकर अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट का एक बड़ा बयान सामने आया। रूस से तेल खरीद पर आपत्ति जताई, भारत को अमेरिका का सहयोगी बताया। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट बोले, मैं भारत का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, भारत को रूसी तेल खरीदने की जरूरत नहीं, वो कहीं से तेल ले लें, बस रूस से तेल ना लें। क्रिस राइट ने जो एग्जैक्टली कहा है वो ये कहा है कि वो कहीं से तेल ले लें, बस रूस से उनको तेल नहीं लेना चाहिए। अब आपको समझ में आता होगा कि ये कहावत क्यों बनी है, तेल लेने गया। और भारत अब यही कह रहा है कि वो अपने हितों की रक्षा करेगा। बाकी इस तरह की जो बातें आती हैं जिसमें कह दिया जाता है कि आप तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ में जोड़ दिया जाता है आप हमारे मुताबिक चलिए, तेल लेने जाइए। मैं ठीक कह रहा हूं सर? देखिए एब्सोल्युटली आप जो कह रहे हैं, और भारत ने इसकी चाल चलती है। जैसा अंडर करंट्स आ रहे हैं कि हमारा ट्रेड डील मोरलेस खत्म है, भारत ने क्या कहा है, हम आपसे तेल खरीदेंगे, हमको तेल दीजिए, एनर्जी दीजिए। अमेरिका को कहा ना कि आप ट्रेड करना चाहते हैं ना, ये आपका फोटे है, आपके पास सबसे ज्यादा है, हम आपके साथ करते, करिए। आप हमें क्यों बताते हैं कि हमारे पास डेयरी कर लेंगे, किसान का प्रोडक्ट कर लेंगे, मक्का खरीद लेंगे। बहुत एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली है भारत ने अब आके कि अगर आप हमको ईरान से परमिट करते हैं, वेनेजुला से परमिट करते हैं, तो फिर हम नहीं खरीदेंगे। ट्रंप को एक ऐसे कॉर्नर में लेके गया है भारत कि वो ना हाँ कह सकता है ना कह सकता है। अमेरिका से खरीदेंगे, आप बोलिए जितना जाना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर आपका भी बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण खबरों पर आपके ये वैल्यूएबल इनसाइट्स और एनालिसिस के लिए। फिर मिलते हैं आपसे, नमस्कार।